तब्दीली सरकार में एक और मर्तबा अंधी मचा दी गई है। जितने भी वज़रा को कल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ये झूठ बोलने की मशीनें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एक मरतबा पहले भी ये लतीफ़ा सुना चुका हूं, आज मौका है कि दोहरा दिया जाए। एक अंधे के हाथ कुछ माल लग गया। उसने एक मुलाजिम रख लिया कि किसी तकरीब में जाऊं, हल्का सा कोहनी का इशारा कर देना ताकि मैं माल मुफ्त दिल बेरहम का मुजाहरा करूं। एक मरतबा किसी तकरीब में गलती से बैठते हुए उसका हाथ नाबीना को लग गया। नाबीना ने खाना शुरू कर दिया। उसने 2 मरतबा कोहनी मारी। नाबीना ने दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। उसने 3 मरतबा कोहनी मारी। नाबीना झुंझला करके कहने लगा, अबे क्या अंधी मच गई। तो गोया तब्दीली सरकार में एक और मरतबा अंधी मचा दी गई है और इस मरतबा अंधा रेवड़ियां अपने अपनों में बांटता मिला है। लेकिन आप यकीन कर लीजिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं इसका मेरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। ये यूं ही दीवाने का हज़ियान समझ करके आप इसे नज़रअंदाज कीजिए। वर्ल्ड कप वाली सरकार का एक और लतीफ़ा जो है वो सामने आया है। 3-3.5 साल में जितनी इंटरटेनमेंट हमें इस हुकूमत ने फराहम की है, उस पर अगर तफरीह तबाह का आलमी एजाज़ भी मौसूफ़ के हिसाब के नज़र कर दिया जाए तो भी कम होगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले वज़रा को इनाम दिया है। बेहतरीन कारकर्दगी, बदतरीन तर्ज हुक्मरानी का मुजाहरा करने वालों में बेहतरीन कारकर्दगी। हम नीचे से ऊपर आएंगे, नीचे से ऊपर जायजा लेंगे कितनी अच्छी कारकर्दगी। शेख रशीद अहमद साहब, सबसे अच्छी कारकर्दगी समझ लीजिए 9वें नंबर पे उनकी है। शेख साहब फरमा रहे थे कि 9 मेरा लकी नंबर भी है। इफ्तिखार का मुजाहरा कर रहे थे, कह रहे थे कि टॉप 10 में तो हूं ना। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में, मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर एक मरतबा फिर उठी है, उसे देखते हुए क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उभरता कि शेख रशीद अहमद, जिनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था सिविलियंस में, हालांकि नहीं होता, ये वो जौहर काबिल है जो हर जमहूरी डिक्टेटर या हर अस्करी डिक्टेटर के दौर में वजीर होता है। 8 मरतबा MNA, ये अपनी काबिलियत की वजह से अगर बने, कोई ये साबित कर दे मेरे शो में बैठ के मेरे सामने, मैं ये ट्रेड छोड़ करके चला जाऊंगा, आलू छोले बेचूंगा कहीं। ये मुशर्रफ के भी अंकल थे, यानी उस दौर में भी वजीर थे। ये इमरान खान को बैठ करके टांगा पार्टी कहते थे। इमरान खान इनको कहते थे कि मैं वजीर नहीं बनाऊंगा, वजीर दाखिला बना रखा है खैर से। अच्छा, अब अगर ये इमरान खान ने बनाया आपको ये लगता है तो आपकी फिर गलती है। ये आपकी गलती होगी। ये सबसे ज्यादा किसकी तरफदारी कर रहे होते हैं बिला वजह में, हालांकि वहां से नहीं कहा गया होता। सबसे ज्यादा ये किसकी चमचागिरी करते पाए जाते हैं? शेख रशीद अहमद वो इंटेलेक्चुअल हैं जिनको वजीर रेलवे बनाने के बाद इस कौम ने 100 हादसात रेलवे के झेले, लेकिन मजाल है जो इनकी वजारत पे कोई हुर्फा है। हर मर्तबा हादसे का जिम्मेदार या तो ट्रेन का ड्राइवर होता था या पटरी बदलने वाला। हर मर्तबा साफ बच करके निकल जाता था ये आदमी। और खैर से आज कारकर्दगी का एजाज पा करके जमहूरियत भी आज शर्मिंदा है। हम उससे ऊपर आते हैं। असद उमर साहब दूसरे नंबर पर हैं। असद उमर साहब, मैंने अपने घर में ये खबर नहीं बनाई, मैंने अपने घर में खबर बैठ करके नहीं कंकॉक्टेड ये चलाई, दुनिया भर के मीडिया ने इसको कवर किया। मैंने अपने प्रोग्राम में भी उठाया था। कोरोना रिलीफ फंड में 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द का मामला। चाइना ने वो जो इन्फेक्शन डिजीज का अस्पताल बनाना था, जिसका सरबराह एक बाकायदा एक मुकद्दस हस्ती थी, जिसके बारे में अगर आप बात करें तो कौमी मफाद अंगड़ाई लेकर के उड़ जाता है। गेट नंबर 5, कौमी मफाद फौरन खतरे में आ जाएगा अगर जैसे ही मैंने अफजल साहब का नाम लिया। अफजल साहब के नाम से पहले जैसे ही मैंने कहा कि वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, फौरन कौमी मफाद हड़बड़ा जाएगा। हालांकि कौमी मफाद का इससे कोई लेना देना नहीं है। चाइना ने इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल के लिए जो अरबों डॉलर दिए थे, इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल आज तक नहीं बना, तो वो अरबों डॉलर कौन अपने घर ले गया। लेकिन कौमी मफाद,
कौमी मफाद के नाम पे कार्रवाई होगी, जो भी होगी। कोरोना रिलीफ फंड की निगरानी के फराइज अंजाम दे रहे थे अल्लामा असद उमर रहमतुल्लाह अलैह। 40 अरब रुपए हमने ऐसे ही माफ कर दिए, जाओ ठीक है, होता है। 40 अरब रुपए कौन सा हमारी जेब से जा रहे थे। इनको हुस्न कारकर्दगी का दूसरा अवार्ड मिला है। अब हम इससे ऊपर आएंगे और बहुत एहतियात के साथ आएंगे। बेहतरीन कारकर्दगी का सबसे पहला अवार्ड गोया कि किसी और को भी मिल सकता था। मुराद सईद साहब, हुस्न कारकर्दगी का पहला इनाम मुराद सईद साहब ले उड़े। बताया गया है कि उन्होंने जो इस्लाहात अपनी वजारत में की, इस मर्तबा भी वो आगे ही पाए गए, पहले नंबर पे पाए गए। तमगा हुस्न कारकर्दगी या तमगा जमहूरियत तो नहीं, लेकिन बहरहाल 10 बेहतरीन वजीरों में से नंबर 1। एक और हस्ती इसमें मुझे तस्वीर में नजर आ रही है, वो है अल्लामा मुईद यूसुफ साहब। ये वो हस्ती है जो आज तक ये बैरून मुल्क से टपके हैं। ये वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो अमेरिका में रहते थे। अंकल सैम के देश से इनको हमने इंपोर्ट किया और आज तक ये जनाब इमरान खान साहब को एक मिस कॉल देने पर कायल नहीं कर सके जो बाइडन को। जो बाइडन को पता है कि उसने कब किसको टेलीफोन करना है, किसको टेलीफोन करके वो मुल्क में सब धड़म तख्ता करवा सकता है। जो बाइडन को भी पता है कि उसको किसको टेलीफोन करना है। इस शानदार कारकर्दगी पर इनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। यानी गोया अंधा काणे को और काणा अंधे को अवार्ड देता हुआ और खूब सब मिलकर के तालियां बजा रहे थे। यह भी अच्छा है। इस मुल्क में इससे ज्यादा लतीफा कहां सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन तकसीम इसनाद का यह अमल फड्डे में पड़ गया। अली मोहम्मद खान साहब खुद हुकूमती वजीर दुरूद शरीफ पढ़ करके बाकायदा झूठ बोलते हैं। पहली मर्तबा नहीं, 1000 दफा मैं उनके नाम के साथ ये बात कर चुका हूं। उनको पिछली मर्तबा जब वो अपोजिशन में थे तो उनको लगता था कि रियासत में अगर कोई खून हो जाए और उसका यानी ट्रेस ना किया जा सके कातिल, तो रियासत उस पर जिम्मेदार होती है। लेकिन जैसे ही वो वजीर बने और इमरान खान वजीर आजम, अल्लामा अली मोहम्मद खान साहब ये तमाम हदीसें भूल गए, ये तमाम अच्छी अच्छी बातें भूल गए। हर सुबह उठ करके ट्वीट करते हैं मक्का मदीने की तस्वीरें अल्लाहुम्मा सल्ली अला करके, और उसके बाद दिन भर पूरा झूठ बोलने में निकल जाता है इनका। लेकिन पहली मर्तबा सच बोलते हुए पाए गए 3.5 साल में। उन्होंने कहा गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे पर यह अवार्ड चैमानी दारद। ऐसा नहीं कि यह अकेला आदमी था कि जिसने इस अवार्ड को तज़ीक का निशाना बनाया। एक और साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी अपनी वजारत की कारकर्दगी को उजागर करता हुआ एक शिकायती खत से लिख करके और खान साहब से पूछा है कि हजरत हम भी तो पड़े थे राहों में, जो लोग रह गए हैं उनमें किस किस का नाम है। फवाद चौधरी, इनको तो सबसे पहले अवार्ड मिलना चाहिए था। भाई ये कौन है, किसने इस अवार्ड का इंतजाम किया था? ये तो तरीका ही गलत है। वो एक आदमी जिसने जनरल मुशर्रफ को अंधा करके और वजारत पाली, वो एक आदमी जिसने यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जैसे, जरदारी जैसे घाग और जीरक सियासतदान को पानी पिला करके मुशावरत पाली, उस आदमी को अवार्ड नहीं दिया इमरान खान ने। इससे ज्यादा मेरिट की धज्जियां कैसे बिखरेंगी? वो आदमी जो हर जमहूरी और हर गैर जमहूरी डिक्टेटर की आंख का तारा हो और हर दफा वजीर हो, उसको अवार्ड नहीं दिया इमरान खान साहब। क्या कितने भंडौर होंगे? फवाद चौधरी को वजीर नहीं यानी अवार्ड नहीं दिया। फवाद चौधरी ने लैतो लाल तो किए। लिखते हैं काबीना के 10 वजारतों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद। हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी उन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वजीर आजम को देती है। मैंने कुछ मंसूबों में रद्दोबदल किया है जो मेरे ख्याल में ज्यादा सूदमंद होंगे अगली दफा इंशाअल्लाह। गोया अगली दफा तक ये वजीर रहेंगे। शिबली फराज साहब वो भी महरूम रह गए। और वो MQM पलट फरोग नसीम साहब जो जनरल मुशर्रफ का केस नहीं लड़ रहे थे खैर से, वो डिक्टेटर का, वो एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में भी जो वजारत के सेनेटरशिप के मजे लूट रहे हैं, वो फरोग नसीम साहब ये भी रह गए। ये भी इमरान खान सरकार की गलती है, ये भी इमरान खान सरकार की गलती है। इस एक मौके पर इमरान खान साहब ने जिस हुस्न ज़न का मुजाहरा किया, मैं उस पर बात करते हुए फिर अपने मेहमानों की जानिब जाऊंगा। फरमा रहे थे कि जब मैं हुकूमत में आया तो मैंने फौरी तब्दीली लाने के बड़े इनकलाबी तस्वुरात पेश किए, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ
कि हमारे निज़ाम में अचानक तब्दीली बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं। गोया इतने दिन से जो हमें तीर तलवार तमंचे कोड़े हम पर मारे जा रहे थे वो गलत ठहरे। यानी ये माशरा इस काबिल नहीं था कि इसमें इमरान खान जैसा इंटेलेक्चुअल हमारा वजीर आजम बनता। कैन यू बिलीव? 3.5 साल की बदतरीन गवर्नेंस, सिर्फ खुशफहमियों के जंगल में भटकाने के अलावा, सिर्फ लाल गुलाबी बयानात देने के अलावा इमरान खान साहब कह रहे कि ये माशरा इस काबिल नहीं है। कैन यू बिलीव? और इंटरव्यू मुझे नहीं देंगे इसलिए कि मैं सवाल करता हूं, इंटरव्यू उनको देंगे वो करके जो आ जाते हैं। वो बेचारा बोलने से कासिर है, उसको ले गए किसी अच्छी जगह पे, 10 बजे की स्लॉट पे बिठाया है, वो अपना नाम भी सही नहीं बोल सकता। और वो जो दूसरे अंकल है वो हकला करके ही वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो घर से जो बैठ करके वीडियो बनाते थे कि आज इमरान खान ने तेल का चश्मा निकाल लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बिलावल साहब ने फरमाया कि इमरान खान ने अपने 10 चमचों में सर्टिफिकेट बांटे। गोया आपको यह बताने की जरूरत थी बिलावल साहब? आगे बढ़ते हैं। मरियम साहिबा कहती हैं वजीर आजम को नाकामियों का अंदाजा है, इसीलिए मईशत, खारजा और पानी और बिजली की वजारतों को तमगे नहीं मिले। अवाम को महंगाई का तमगा हर दूसरे दिन देने से फुर्सत मिले तो उन लोगों की तरफ जाएं। मैं अपने मेहमानों की तरफ आता हूं। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहतरमा उज़मा रियाज जदून सन तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असम्बली हैं। मैडम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनाब कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, और मोहतरम बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शरीक गुफ्तगू होंगे। तमाम मौज़िज़ीन का प्रोग्राम में शिरकत कर इस लेने पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का रुख करेंगे। मैडम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपके मिजाज कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपने मेरा फतवा ना सुना होगा ताकि फिर हम गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। जी बिल्कुल, मैंने आपका फतवा सुना भी है और सुन के खुशी भी हुई है कि जिस तरह से आपने इस वक्त तमाम चीज़ों को एनालिसिस किया और लोगों के आगे पेश किया। अफसोस इस बात का है कि थोड़ा अगर हमारे ऊपर आप इतना डीप एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन भी थोड़ा पिछली हुकूमतों के साथ कर लीजिए। पिछली हुकूमतों में जिस तरह से आपको पता है कि कैबिनेट के तो इजलास नहीं हुआ। मैडम अगर आप मुझे इजाजत देती तो मैं थोड़ा सा सवाल पूछने की अदाकारी कर लेता, फिर आप जवाब दीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला सुनूंगा। थोड़ा सा काइंडली अगर जो आपने फतवा दिया है उसमें थोड़ा सा मैं आपको। अरे मैडम आपसे तो जवाब सुनने के लिए तो आपको मदऊ किया है, पहले मैं सवाल पूछ लेता हूँ फिर आप जवाब दीजिएगा। मैडम हुकूमतें नॉर्मली ऐसा होता है कि गवर्नेंस के लिए उनको मैदान अमल में लाया जाता है। ये पहली हुकूमत साबित हो रही है जो आवाम को तफरीह तबाह का सामान फराम करने के लिए, गोया लतीफ़े सुनाने के लिए मैदान अमल में आई है। असद उमर नंबर 2, मुराद सईद नंबर 1, शेख रशीद नंबर 9। मतलब मैडम जिन लोगों को कोर्ट मार्शल होना चाहिए था उनको अवार्ड दिया गया है, और वो भी बेहतरीन कारकर्दगी पर। बेहतरीन का लफ्ज बदतरीन से कहीं मिलजुल करके उसके माने और मतलब तो नहीं लुगत में से गायब हो गए। आपने एक किस्सा सुनाया था अभी, एक अंधे का भी किस्सा आपने सुनाया, इसके ऊपर भी मैं एक आपको किस्सा सुनाऊंगी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको इसका जवाब दे दूं। इस वक्त अगर हमने या खान साहब मुख्तलिफ वजारतों को कैटेगराइज करके उसको अगर पोजीशंस दी हैं तो इसको खुदा न खासा अवाम का नुकसान नहीं है, इसको खुदा न खासा कोई करप्शन नहीं कर ली है, कोई मामला खराब नहीं कर दिए। अगर खान साहब ने अपने मिनिस्टर्स को कैटेगराइज किया, उनको अगर ग्रेड्स दिए तो वो इसलिए दिए कि इन लोगों के आपस में परफॉर्मेंस के ऊपर इन लोगों का बेहतरीन मुकाबला करवाया जा सके। जो गवर्नर्स की बात आप करते हैं, उन्हीं मिनिस्ट्रीज के अंदर गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाए, मिनिस्ट्री का डायरेक्टली खान साहब के साथ कांटेक्ट हो और खान साहब उन्हें मिनिस्ट्री खान साहब को पूरा अपने फिस्कल ईयर का जो उनके प्लान्स हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में आगाह करें और उन प्लान्स को, जो प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए उनके ऊपर तखमीना लागत जो उसको लेकर और बाकी तमाम चीज़ों को लेके खान साहब को बताया जा सके। और उसके अंदर खान साहब ने 1% का मामला रखा कि जो सपोज जिस तरह से हम देखते हैं कि जी 75% या 79% जिनकी जो अपनी वजारतों के अंदर, अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर काम कर सकेंगे और उनसे ज्यादा जो काम करेंगे तो उनको उस लिहाज से कैटेगराइज किया गया है। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये चीज जो फर्स्ट टाइम इस वक्त हिस्ट्री में ये चीज नहीं हुई, फर्स्ट टाइम अगर खान साहब ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है तो इसके ऊपर इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों, हंगामा क्यों?
देखा जाए तो कल के जो प्रोग्राम था मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो हो रहे थे वो भी इसी के ऊपर हो रहे थे। अभी आज जो आपका प्रोग्राम है आपने भी इसी के ऊपर किया। इसमें आपको ऑब्जेक्शन किस बात की है? जाती अगर रंजिश है तो अलग बात है। अच्छा मैडम, आप जाहिर है मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं सिर्फ दो वजाहतें कर दूंगा। मैडम एक बात तो ये है कि मैं गरीब फुरतकसीर, मैं 2 ही दिन प्रोग्राम करता हूं, आज और कल। अब कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। कल मेरी जो हसरतें थी वो मैं कहीं तो फोड़ूंगा। कल मैं तो बात ना कर सका, मेरी जगह मेरा कोई मेरे चैनल पे बैठा हुआ दूसरा एंकर मेरी तरह तो अदाकारी नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए मैंने अपनी ये फ़र्ज समझ करके ये काम किया। और दूसरी बात ये कि मैडम ज़ाती रंजिश की अगर आपने बात की तो मैं ज़ाती रंजिश मेरी खान साहब से क्या हो सकती है? मैं अगर अपने दिरहम व दीनार के चक्कर में बात कर रहा होता तो मैं ज़रूर आपसे ये बात सुन लेता, ये ताना। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं भी कौमी मफाद की ही जंग लड़ रहा हूँ, चाहे वो इमरान खान सरकार से लड़ी जाए, वर्ल्ड कप वाली सरकार से, या फिर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दौर में मैंने ये सब कुछ किया। बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू शुक्रिया के साथ मौसूल हुआ। मैडम तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं आपसे मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं काइंडली। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बैरिस्टर साहब, अजहद माजरत, आपको इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला रखना पड़ा, और उससे भी ज़्यादा माजरत कैसर अहमद शेख साहब के पास, जिनके पास मैं अभी आपके बाद जाऊंगा। सर बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिया जाना, ये कोई वाकई मैडम ठीक फरमा रही हैं, इतनी मायूब बात भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर 40 अरब रुपए मुबैना खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात लगे? इल्ज़ामात ही तो हैं, साबित तो कुछ नहीं हुआ। साबित तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में भी कुछ नहीं हुआ था। सर शेख रशीद अहमद साहब, जमहूरियत के लिए जितनी खिदमात उनकी हैं, मतलब अगर उसके लिए अगर एक सर्टिफिकेट उनको दे दिया तो मैं क्यों अपना गला छील रहा हूं? जी देखिए, किसी ने इन्हें नहीं रोका। बिल्कुल ये अंजुमन सताइश बाहमी के तहत जो मर्जी करते रहे। जाहिर है सारा दिन बेचारे 3.5 साल से वो इमरान खान के कसीदे पढ़ते हैं, और इस यकीन के साथ कि उन्हें यकीन है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं तो उसका झूठ बोलने का भी तो अवार्ड होता है। ये जितने भी वज़रा को कल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ये झूठ बोलने की मशीनें हैं। शेख रशीद के बारे में तो आपको पता है, मौसूफ की आदत ही ऐसी है, कभी जनरल ज़िया की तारीफ़ें, कभी मियाँ साहब को आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर, फिर मुशर्रफ को ये सैयद मुशर्रफ कहा करते थे। खुद मुशर्रफ भी अपने आप को सैयद मुशर्रफ नहीं कहते थे, ये कहते थे। उसके बाद जितनी कारकर्दगी सबकी है वो तो आप जानते हैं, मुराद सईद से लेके और नीचे तक के, और नीचे से लेके ऊपर तक के जितने वज़रा हैं वो आपके सामने हैं। ये सारे झूठ बोलते हैं, इमरान खान को कमाल का लीडर कहते हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त अवाम बड़े सुख और चैन के साथ रह रहे हैं। ये बताते हैं कि इमरान खान आपको अवाम दुआएं देते हैं, आपके आने के बाद लोगों को महंगाई से छुटकारा मिल गया है, आपके आने के बाद मुल्क के अंदर बेरोजगारी रही नहीं है, आपके आने के बाद गुर्बत नाम की चीज़ क्या है लोग भूल चुके हैं, आपके आने के बाद मुल्क आलम इस्लाम की क़यादत करने लगा है, आपके आने के बाद बस आप एक दफ़ा ट्रम्प के पास गए थे, कश्मीर आज़ाद हो गया, और उसके बाद कश्मीर वाले लोग अब पाकिस्तान के साथ साथ सुख और चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तो जो इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी हकीकतें इमरान खान को बताते हैं, उनका अवार्ड तो बनता है ना भाई। दूसरी बात ये है कि अगर अवार्ड देना है, मुझे तो इस पर इसलिए भी एतराज़ नहीं है कि इमरान खान क्रिकेट की इस्तिलाह में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें आती ही वो है, ना सियासत को जानते हैं, ना फिलॉसफी को जानते हैं, ना तारीख को जानते हैं, ना जोग्राफिया को जानते हैं, ना मैनेजमेंट को, किसी मामले को नहीं जानते। एक है क्रिकेट, हर वक्त कप्तान कप्तान ऐसे कर दे तो कप्तान ऐसे होता है मैच। हाँ, तो उसी इस्तिलाह के अंदर मेरे ख्याल में इमरान खान ने समझ लिया है कि उनकी ये जो अवार्ड गिविंग सेरेमनी है वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि मैच का खात्मा हो गया है और तमाशा खत्म होने को है। और इमरान खान ने इसका इजहार किया है। उस तमाशे के खात्मे के ऊपर उन्होंने जो उनके बच्चे जमूरे हैं, जो उनके बगल बच्चे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया। तवक्कुफ की इस्तदा के साथ कैसर अहमद शेख हजरत के साथ यहाँ मुझे एक इमीडिएट ब्रेक की कॉल दे दी गई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करेंगे अपने मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बेस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब के पास जाएंगे। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम नूर अरफीन सर। दस्त बस्ता माफ़ी के लिए माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ जनाब मन। पहले सेगमेंट में आपसे गुफ्तगू न कर सका सर, कोशिश करूंगा कि अब उसकी जो है नहीं जी, मैंने तो आपकी गुफ्तगू से बड़ा मुस्तफ़ीद हुआ हूँ सर। जज़ाकुमुल्लाह मैं खैर। आपकी गुफ्तगू से बड़ा मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। आपने तो मोती परो दी है, वाकई बहुत ही अच्छी बात की आपने। सही हालात हादरा पे आपने तबसरा किया है ना। इससे पहले कि मुझे मैडम बड़े गौर से देख रही है, कहीं वो मुझे पटवारी होने का ताना न दे दें। सर मैं आपकी तारीफ को यही मौकूफ किए देता हूँ। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा जनाब मन, ये अगर वज़ीर आज़म साहब एक इनिशिएटिव ले रहे हैं दूसरे वज़रा को एक तहरीक देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, और अगर इससे कौम को, मुल्क को, मुझको और आपको कोई फ़ायदा हो सकता है तो ठीक है ना, फबिहा, फिर क्या मसला है? ये बैरिस्टर आमिर हसन ने जो बात की ना, असल में वज़ीर आज़म साहब को ना तो पॉलिटिक्स का पता है ना मुईशत का पता है, लेकिन उन्होंने ये खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि उनके फंक्शन में सारे वज़ीरों ने बाइकाट किया। ये जो ले रहे हैं, पहले तो अपने वज़रा को समझा लें ना कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। सारे वज़ीरों ने, सारी कैबिनेट ने तो इनका उस फंक्शन को ही अटेंड नहीं किया। और फिर एक तरफ तो आप कहते हैं कि मेरी मुईशत बड़ी अच्छी जा रही है, दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर का कहीं नाम नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी दुनिया में बेहतरीन है, सारी दुनिया हमें सराह रही है, तो वो खारजा पॉलिसी वाले को आपने 11वां खिलाड़ी कर दिया है। और पार्लिमानी कमेटी के जो आपके इंचार्ज थे वो आप अंदाज़ा कीजिए ना, 12वें खिलाड़ी हो गए। आप खुद अंदाज़ा, आप क्या कहाँ पहुँचा रहे हैं मिनिस्टर्स को, और सारे नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। आप जब लोगों के, कभी ये हुआ है किसी और मुल्क में भी ऐसा हुआ है? ये कोई खेल का मैदान थोड़ी है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ख़ुद ही अपने दोस्तों को नाराज़ करके चल रहे हैं, क्योंकि आपको सब यही कहते हैं कि आपका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक ये रहेगा ना कि एक बंदे के डिपेंड करेंगे, आप उसके मुँह पर तो वज़रा, बैरिस्टर साहब ने सही कहा ना, सारा दिन तो उनकी तारीफ़ी करते रहते हैं इमरान खान साहब की, और फिर आज उन्होंने इनसे ये किया है, अब फिर उनकी तारीफ़ें करने शुरू कर देंगे। इनका काम और क्या है? वज़रा का काम क्या है? टीवी पे फवाद चौधरी जैसा बंदा जो दिन रात इमरान खान साहब के उनसे बड़ा तो कोई लीडर ही नहीं है दुनिया में, वो कहता है, और वो कहीं लिस्ट में भी नहीं है। अब मैं देखता हूँ ना इसके बाद क्या किस तरह फवाद चौधरी कहते हैं, और क्या उनको अच्छा लगेगा ये बात करते हुए। और मुझे ये समझ नहीं आई कि असल जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो तो मईशत की, इकानमी की मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, जिससे लोगों का रोज़गार चलता है, जो महंगाई को जिसने कंट्रोल करना है, जिसने हमारा करंट अकाउंट, इन्होंने कहा जी बड़ा, हमने तो करंट अकाउंट ठीक कर दिया, फिर उसको अवार्ड क्यों नहीं मिला? ये तो कह रहे हैं जी हमने महंगाई दुनिया में भी है, पाकिस्तान में सिर्फ तो नहीं है। इनको तो कोई समझ ही कुछ नहीं है। मैं इनको क्या कहूँ? कोई हो ना, किसी उस बंदे से बंदा बात करे जो सामने बात को समझता तो हो ना। ये लफ्ज़ ही उठाते नहीं है, मैं इनसे बात क्या करूँ? कोई चीज़ देखिए ना, ये कह रहे थे पहले दिन से, ये कह रहे थे कि हमने करंट अकाउंट को बेहतर कर दिया। अब वो देखिए वो फिर $9 बिलियन हो गया है, हालांकि 120 से आपने 177 कर दिया है, $177 को कर दिया। वो महंगाई, अब मैं इनसे कहता रहा, और अब ये काम इन्होंने ठीक किया है। ये 13% जो 15% इन्होंने बढ़ाई है ना तनख्वाह, ये मैं इनसे कई बार प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि 1,000 रुपये का आप देंगे ग्रासरी स्टोर से, उस पर 100 अरब रुपए लग गया, वो ज़ाया हो जाएगा। ये तनख्वाहें बढ़ाने से मेरा एस्टीमेट ये है कि 250-300 अरब रुपए हुकूमत का ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर अब तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाते हैं, अभी कुछ की बढ़ी है कुछ की नहीं बढ़ी, मैंने पता किया है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि वो तनख्वाह बढ़ाएं। देखिए ना, सिंध गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये कम से कम उजरत कर दी, अच्छा काम किया। लोग, बिज़नेस वाले चले गए कोर्ट्स में, मेरे, हालांकि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा तल्लक है, वो कोर्ट में चले गए। अब फिर लेकिन अगर हम वॉलंटियरली सारे बिजनेसमैन, क्योंकि बड़े कारोबारियों को इस दौरान, कोविड के दौरान पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉफिट हुए हैं। हम वो जो विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है उसको टैक्स करके आम आदमी पे पास ऑन करें, उनकी तनख्वाही बढ़ाएं। और प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि कम से कम उजरत जो हुकूमत ने, सिंध गवर्नमेंट की है, बाकी सारे सूबे भी करे और प्राइवेट सेक्टर अपने तय खुद करे। देखो हालात हो गए हैं बड़े ख़राब। इस वक्त हम आपस में ये सिर्फ नहीं कर रहे कि ये तो खेल तमाशा बन रहा है। जो वज़ीरों का हो गया, 10 वज़ीरों को आपने अवार्ड दिए और बाकी सारे वज़ीर मानते ही नहीं है उस बात को, आपकी अपनी कैबिनेट नहीं मानती। यही सवाल लेकर के मैं आपकी इजाज़त से मोहतरमा उस्मा रियाज जदून साहब के पास जाना चाहता हूँ। सर थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है। मैडम,
आपने खुद सुना कि नून लीग की जानिब से ये सवाल उठाया गया है और सवाल शायद वैलिड है। मैडम, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदार अवार्ड के हकदार ठहरे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी शिकायती खत लिख मारा है। बहुत सारे वुज़रा ने तो अवार्ड फंक्शन में शिरकत ही नहीं की। इसका मतलब है कि रफड़ तो पड़ गया है हुकूमती कैंप में। मैडम, अब भी आप कुछ फरमाना चाहेंगी? नूरुल आरफीन साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने में क्यों इतनी ऑपोजिशन इंटरेस्टेड है। बात ये है कि मैं भी इन सब के तज्जिए और तबसरे सुन रही थी, तो वो बात भी आ जाती है ना कि एक सास ने कहा कि मुझे बहू नहीं अच्छी लगती, उसने कहा कि जी बहू तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगती, उसने कहा बहू मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती कि आटा गूंदते हुए हिलती है। तो बात ये है कि हम चाहे शाह महमूद कुरैशी को पहले नंबर पे लेकर आते और मुराद सईद को 11वें नंबर पे लेकर आते, या अगर हम अली मोहम्मद को हम दूसरे नंबर पे लेकर आते और असद कैसर को 13वें नंबर पे ले जाते, आप लोगों ने तब भी ऑब्जेक्शन करना था। तो कुछ छोड़े आप। हाँ, आप लोगों के पास अगर कोई सजेशन है, आप कह सकते हैं कि इस मिनिस्ट्री मुराद सईद अच्छा काम नहीं हुआ, तो हम आपको सजेशन देते, ये काम आप करते तो आपकी मिनिस्ट्री ज्यादा अच्छे काम परफॉर्म कर सकती। ये आप अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते तो इतना लोगों को फायदा हो जाता। अब तनकीद बराए तनकीद, वो भी नॉन इश्यूज के ऊपर बिना वजह का एक बहस और मुबाहिसा बनाया हुआ है। 2-3 दिनों से इसी के ऊपर ये चीज चल रही है। फिर उसके ऊपर ये बातें हैं कि जी आपकी मिनिस्टर्स के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो गया, मसले पैदा हो गए। ओ भाई मेरे, आप लोग पीडीएम में बैठे हुए हैं, पीडीएम आप लोगों ने बनाई है, आप लोग अपना तो बीच बाहमी इत्तफाक लेकर आए, आप लोग अपना काम करें, हमें छोड़े। हम लड़े झगड़े जो भी करें, हम खान साहब को नहीं छोड़ने वाले। हम खान साहब के साथ खड़े हुए और खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों का जो एजेंडा है आप लोग उसको लेकर आए। आप लोग बताएं ना, आप लोगों में कितना मोहब्बत और इत्तेफाक है, आप लोग कितना एक दूसरे की सुनते हैं, आप लोग कितना एक पेज पे आके बैठते हैं। बात वही आ जाती है, हुकूमत को क्रिटिसाइज करना है तो किसी चीज के ऊपर क्रिटिसाइज करें। महंगाई का एक इशू है, मानती हूँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन आप इस चीज को भी देखें कि जो नामुनासिब हालात खान साहब को मिले वो आप लोगों का एहसास नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये क्रिटिसाइज करना कि जी तो इसलिए खाते थे आपकी वजह से महंगाई आई है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा। कौन सा इदारा आपने छोड़ा, बता आप, ये आपने छोड़ी, रेलवे आपने छोड़ी, आपने छोड़ी, कौन सी चीज आपने छोड़ी थी? मोटरवे तक आप लोगों ने गिरवी रखी हुई थी भाई मेरे, उसके ऊपर से ऑब्जेक्शन इतनी ज्यादा आप लोगों की तरफ से। मैडम, कराची एयरपोर्ट को तो आप लोगों ने भी गिरवी रख दिया है। कराची एयरपोर्ट और बहुत सारी और शाराएं हैं, उन्होंने तो बुरा काम किया था, आप लोग थोड़ा अच्छा कर लेते। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो इतना मईशत में खराब हाल, बाकी तमाम चीजों में इतनी खराब हालात जो हमें पाकिस्तान मिला है, आप क्या जादू चला तक 3 साल के अंदर इन तमाम चीजों को ठीक कर लेते? इनकी तो सिस्टम इतना खराब हो गए ग्रास रूट लेवल तक कि उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको प्रॉपर करने में हमें क्या वक्त नहीं लगेगा। आप पुराना घर भी अगर लेते हैं तो उसको भी रेन्यूवेट करने में आपको टाइम लग जाता है। बात यह है कि ऑब्जेक्शन करना है तो किसी खास बात नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग या शायद लॉजिकली स्पीकिंग, अगर पुराने घर की मरम्मत का काम मैं किसी लूले मजदूर को दूंगा या मैं किसी अंधे हाफिज जी को बुला करके और मैं ड्राइविंग सीट अपनी जिंदगी की गाड़ी की उसके हाथ में दे दूंगा, तो उसके बाद तो फिर कोलिजन ही होना है ना, उसके बाद तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही होना है ना। जनरली स्पीकिंग कर रही हैं, लेकिन मैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? खान साहब को इलेक्ट करने वाले ये पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम ने खान साहब को इलेक्ट किया है। आप किस तरह की वो बातें करते हैं जी कि खान साहब की 22 साल जद्दोजहद है। अभी जैसा से मेरे भाई ने एक फरमाया कि जी एक बंदे के पीछे सिर्फ उसकी तारीफें बयान कर दी। आप लोगों ने तो शहनशाही निजाम बना के रखा मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है, थोड़ा मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस्तदा है। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि हमारे निज़ाम में फौरी तब्दीली बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं।
कहते हैं कि एक्चुअली जब मैं हुकूमत में आया तो मेरे पास बड़े इनकलाबी आइडियाज़ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर एहसास हुआ कि हमारे निज़ाम में अचानक तब्दीली बर्दाश्त करने की सकत ही नहीं। गोया ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बीच में पहुंच के सर्जन को ये पता चला कि ये काम उसका है नहीं, उसके बाद तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होगा ना सर। बात इतनी है कि वो कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़। अब इमरान खान साहब तो जो 9 मन तेल मांग रहे हैं वो तो नहीं होगा और ना राधा नाचेगी। 3.5 साल के अंदर जिस शख्स ने 100 दिन का वक्त दिया था कि 100 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब वो 1200 दिन गुजरने के बाद ये चीज़ फरमा रहा है कि भाई मेरे में तो नहीं है, मुझे बहुत सा वक्त चाहिए। भाई इतना ही वक्त मिलता रहा है। और मैं याद करवा देता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ पाकिस्तान था, शिकस्त खुर्दा पाकिस्तान था। 93,000 कैदी दुश्मन की फौज के कब्जे में थे, 5,000 मुरब्बा किलोमीटर था, मुल्क का कोई आइन नहीं था, कोई मुत्तफिका डॉक्यूमेंट नहीं था कि मुल्क कैसे चलेगा। सब कुछ किया विद इन नो टाइम। 20 दिन के अंदर मुल्क की एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, चंद महीने के अंदर अबूरी आइन दिया और फिर मुत्तफिका आइन दिया। तो बात यह है कि जिस तरह इमरान खान कहते हैं भाई, उस तरह तो फिर सारी जिंदगी कुछ नहीं हो सकेगा। देखिए अभी बात ये कर रहे थे कि अपोजिशन जो है वो नॉन इश्यूज पे, भाई इश्यूज बनाना अपोजिशन का काम नहीं होता। इश्यूज क्या है मुल्क के और इन्हें कैसे हल करना है ये हुकूमत का काम होता है। हुकूमत नॉन इश्यूज के गिर्द अगर घूमती रहेगी तो अपोजिशन इश्यूज की क्या। हम तो यही बात कर रहे हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, करप्शन, झूठ, मुनाफकत, मस्खरापन, ये तो हम बता रहे हैं आपको। आप इसे मानते ही नहीं है। आप कहते हैं कि इमरान खूबसूरत बड़ा है, इमरान स्मार्ट बहुत है, इमरान खान की 22 साला जद्दोजहद है। कौन सी जद्दोजहद जी? इमरान खान दे जलसे जज मेरा नचने नू जी करदा, इसे आप जद्दोजहद कहते हैं। जद्दोजहद का आपको पता नहीं जद्दोजहद क्या होती है, किस तरह गर्दनें कटवानी पड़ती हैं, किस तरह कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, किस तरह जवानियां लुटाई जाती हैं। आपको क्या पता हो जद्दोजहद किसे कहते हैं? आप लोग हाथ में बर्गर और टिन पैक पकड़ के नाच गा के तो इसे जद्दोजहद का नाम देते हैं। बस करें खुदा के लिए, लोगों के जख्मों के ऊपर नमक मत छिड़के। हम नॉन इश्यूज की बात नहीं करते, आप इश्यूज की बात करें। आज इशू अच्छा 100 दिनों में आप बहुत से काम नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो गवर्नर हाउस आपने गिरा के प्लेग्राउंड बनाने थे, इस पे कौन सा आपको बड़ा काम चाहिए था? राइट सर, थोड़ा सा वक्त की जरा किल्लत का शिकार हूं, थोड़ा सा अगर आप वेट फरमाएं। यूनिवर्सिटी बनाने कैसर अहमद शेख साहब सर, वो तो आप कर सकते हैं। राइट सर, कैसर अहमद शेख साहब सर, जो लोग महरूम रह गए हैं तकसीम इसनाद में, उनमें फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, फरोग नसीम, परवेज़ खटक साहब, हम्माद अजहर साहब, जरताज गुल साहिबा, शौकत तरीन साहब, ये भी महरूम लोगों में शामिल हैं। सर अपोजिशन को गालियाँ तो इनमें से अक्सर ने टाइम पे दी हैं, मुख्तलिफ करंट अफेयर शोज़ में ऑन एयर आकर के नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अहले खाना, पिछली 7 नस्लों के उयूब तो टाइम पे गिनवाए थे। फिर जरताज गुल साहिबा तो मौसम की अदाएँ भी इमरान खान साहब की खूबसूरती से वाबस्ता कर चुकी, उसके बावजूद भी इस तरह की मेरिट की खिलाफ वर्जी, सर ये ज्यादती तो है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो वो उनको पता है कि जो उनके अभी भी गीत गा रहे हैं, देखिए ना, वो अब ये सिर्फ 10 मिनिस्टर्स जो हैं वो अटेंड उन्होंने किया है वो फंक्शन, जिसमें ये क्राइटेरिया पता नहीं है कि किस तरह चुना गया है। और इससे बड़ा इतराफ़ क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी कि निज़ाम जो है उसने उसकी में कुव्वत नहीं है कि तब्दीली की जाए। पहले ये सोचते नहीं थे, पहले जो इतना ये 22 साल की जो जैद ये गिनवाते हैं, तो उस दौरान ये क्या करते रहे? इन्होंने कोई प्लानिंग की? इनको कोई नहीं पता था कि निज़ाम क्या है, कोई नया निज़ाम आया है? आज तो इन्होंने ये साफ इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा है जी कि मैं नहीं कर सका, डिलीवर कर सका। और ये नॉन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा इशू है क्या? यानी अगर आपकी कहते हैं हमारे मिनिस्टर या हमारी मिनिस्ट्रीज़ कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, तो इससे बड़ा पाकिस्तान में इशू हो क्या सकता है? मतलब आप बता दीजिए कि क्या इशू है। ये आप कह रहे हैं कि हमारी मईशत का मिनिस्टर नाकाम हो गया, हमारी मिनिस्ट्री नाकाम हो गई, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं।
तो इससे बड़ा मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये नॉन इशूज़ किसको कह रहे हैं। पूरी मुल्क की कारकर्दगी मिनिस्ट्रीज़ की नॉन इशू है, तो फिर इशू है क्या इस मुल्क में? बात सुनिए कि इनको पता ही नहीं है। सही बैरिस्टर साहब ने कहा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो बात ये कि ये मुझे बता देना इनकी परफॉर्मेंस है क्या। और अब ये इमरान खान साहब को याद आया है 3.5 साल बाद वो खुद कोई ना कोई बात ये कर देते हैं। कभी कहते हैं जी मैं नाकाम हो गया, खुद कहते हैं कभी मेरी जो प्लानिंग थी वो हम टारगेट पूरे नहीं कर सके। तो अब फिर और क्या रह गया, इन्होंने तो इतराफ़ कर लिए हैं। और फिर ये आपके जो कोलीग हैं और आपके जो वो तो दिन रात गीत गाते जा रहे हैं। तो मुझे एक बात करें ना, या कहें हम नाकाम हो गए और या कहें कि नहीं जी इमरान खान साहब एक कमाल के लीडर हैं, उनके बगैर और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि बस आखिरी सवाल है मेरा ख्याल है कि उसके बाद वाइंड अप की तरफ जाएंगे। मैडम उज़मा जदून साहिबा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी बिलावल साहब के स्टेटमेंट की। उन्होंने फरमाया इमरान खान ने अपने 10 चमचों में सर्टिफिकेट बांटे। ये स्टेटमेंट तो आधा है, 10 चमचों में बांटे बाकी रह गए। आप क्या समझती हैं कि जुमला जब कोई सियासतदान कह रहा हो, कोई बयान दाग रहा हो, तो उसमें ग्रामर वगैरह की मिस्टेक्स को खुद ही देख लिया करे, कोई प्रूफ रीडिंग वगैरह करवा लिया करे? आधे अधूरे बयानात दाग करके कौम को गुमराह करने का क्या मतलब? भाई आधों को नवाजा है तो आधे रह भी तो गए। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ भी कह सकते हैं और उनको बिल्कुल हक है, वो जो मर्जी कहें। मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह से वो बात हुई है कि मुझे बहू क्यों बुरी लगती है कि आटा कूदते हुए हिलती है, ठीक है। अभी मेरे भाई जिस तरह से कह रहे थे कि नॉन इशू, तो भाई इसमें कौन सा इशू है? गवर्नमेंट के जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए नहीं किए, जो कुछ किया ये हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है। हमने अपने हिसाब किताब से हमने अपना बनाया हुआ था। एक मिनट, कैसे पार्टी का इंटरनल मामला? बिल्कुल देखिए, पार्टी के ओहदेदारों को नहीं दिया आपने। एक मिनट, कारकर्दगी गवर्नर की कारकर्दगी। सर मैडम को जवाब आने दीजिए। एक मिनट, नूरुल आरफीन साहब देखिए प्लीज। जी मैडम प्लीज, हमने ठीक करना है, मिनिस्ट्री से हमने कैसे काम लेना है, ये हमारा काम है ना। तो इसमें आप लोगों को क्यों किसी बात पे तकलीफ हो कि जी हमने किसको दिया किसको नहीं दिया? जिस तरह से आपने भी अंधे का एक किस्सा सुनाया था और आपने साथ में ये भी कहा कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड या इससे इसको मुमासलत अगर कुछ आती है तो उसके साथ ना लिया जाए। मैं भी आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारे अपने मानसेरा की एक खातून है, 80 साल की खातून है। उनके सामने किसी ने इमरान खान की बुराई की और कहा कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो महंगाई नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कैसे मासी, कैसी बातें करती हो तुम, वही तुम्हारी भैंसें हैं और तुम भैंसों में रह रही हो और वो तुम काम करने में लगी हुई हो और तुम्हें महंगाई नजर नहीं आ रही। उसने कहा बेटा, जब मैं छोटी थी 13 साल की मैं होती थी और ईद शब बारात कुछ आती थी तो मेरी माँ मुझको 1 किलो घी का एक बाउल दिया करती थी कि जा बेटा इसको बेच कर और अपने लिए कपड़े ले आ। तो कहती है कि मैं उस जमाने में भी वो घी का एक बाउल लेकर जाया करती थी, उसको बेचती थी और जोड़ा ले आती थी। और अभी भी वही हाल है कि मैं जाती हूँ और उसी तरह का बेहतरीन जोड़ा मैं उठा के ले आती हूँ। तो बात ये है कि आप लोग इश्यूज की बात करें, इस पे आप बात ना करें कि जी किसको परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मिल गया किसको नहीं मिला। ये तो आप लोगों का इश्यू ही नहीं है ना। आप ये बात करें कि जी मिनिस्ट्रीज के अंदर ये काम गलत हुआ, इसको ठीक करें, इसको ऐसे ठीक करना था। लोगों को डिलीवर करने के लिए हम आपको ये सजेशन देते हैं। मैडम आपने एक नई बहस छेड़ दी है और इस पे यकीन माने अगला प्रोग्राम भी हो सकता है, लेकिन मजबूरी ये कि मेरे कान में नवीद मुसर्रत सुना दी गई है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। हालांकि बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन चले सवालात अपने दिल में लिए इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में अपने तमाम मौजूद मेहमानों से एक मरतबा फिर मुलाकात का शर्फ हासिल करूँगा। मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा, बैरिस्टर आमिर हसन साहब और कैसर मशेख साहब, तीनों मौजूदीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए नाजरीन यहाँ से अगले दिन इंशाअल्लाह यानी कल बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।